अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शंस के सिलसिले में रैली इस वक्त जारी है। लाहौर में इमरान खान साहब इस रैली की क़यादत कर रहे हैं। इससे मुतल्लिक आपको अपडेट्स देते रहेंगे, क्योंकि दूसरी जानिब इस्लामाबाद से टीम लाहौर पहुंची है इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए। प्रोग्राम में आगे जाकर इसके ऊपर बात करेंगे। पहले ज़रा बात करते हैं जो तोशाखाना की डिटेल्स रिलीज़ कर दी गई हैं। हुकूमत ने 2002 से लेकर 2022 तक जितने भी तोहफे तहाइफ वज़राए आज़म को, वज़रा को, सुदूर को, ब्यूरोक्रेट्स को मिले हैं, उनकी डिटेल्स जारी कर दी हैं और बड़ी दिलचस्प डिटेल्स हैं। शौकत अजीज़ एंड फैमिली, जरदारी साहब एंड फैमिली, आरिफ अलवी साहब जो मौजूदा सदर हैं, उनकी फैमिली, उनके साथ जो डेलीगेशन में गए उनको कितने तहाइफ मिले, मुशर्रफ साहब के दौर में और उनकी फैमिली को कितने तहाइफ और कौन कौन से मिले, उन्होंने कौन से इसमें से रखे, कौन से नहीं, इमरान खान साहब, नवाज शरीफ एंड फैमिली, शाहिद खान अब्बासी एंड फैमिली, यूसुफ रज़ा गिलानी एंड फैमिली, सब की डिटेल्स इसमें शामिल हैं। अब हमने देखा जब इमरान खान के ऊपर तोशाखाना रेफरेंस बना और उसके ऊपर सारी की सारी डिटेल्स सामने आई कि तोशाखाना में किस तरह से ज़्यादा कीमत देकर, ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त करके कम कीमत पर तोशाखाना में ज़ाहिर किए गए तोहफे और फिर सारा जो मामला, उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसे तो डिफेंड करती थी और कहती कि नहीं जी, बाकी सब की डिटेल्स सामने आने दें, ऐसा ही होगा। तो अब जब डिटेल्स सामने आई हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर दोहराती है, सियासी नैरेटिव बनाती है और कहती है कि ये देखें, ये सब अपने तोहफे घर लेके गए और उसी तरह से जो कीमत डिक्लेयर की उसके ऊपर घर लेके गए, तो इन सब के ख़िलाफ़ भी कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। इस हमाम में सब नंगे हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जवाब में मुस्लिम लीग नून और बाकी पार्टीज़ यही बयानियाँ बना रही हैं कि जी इमरान खान का केस मुख्तलिफ है, हमारा केस मुख्तलिफ है। जो डिक्लेयर्ड वैल्यू थी हमने उसके ऊपर पहले तोशाखाना में रूल्स के मुताबिक जमा करवाया और फिर ख़रीद लिया, इसमें तो कोई कबाहत नहीं है। लेकिन ये जो डिटेल्स सामने आई हैं, वाटर्स ज़रा मडी हो गए हैं। सियासी बयानिए की जंग इस वक्त कौन जीतेगा, किसका फ़ायदा होगा, किसका नुकसान होगा, ये अपने तजियाकारों से हमने पूछना है। इसके लिए हमें ज्वाइन करें शाद भट्टी साहब, रीमा उमर साहिबा, सुहेल वड़ायत साहब और सलीम साफ़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। रीमा, आपसे मैं जानना चाहूँगी, गो के कानूनी एतबार से तो फ़र्क है और मैं चाहूँगी आप वो भी बताइएगा हमारे देखने वालों को, लेकिन ये जो सियासी महाज पर एक नैरेटिव अब खुला है और ये कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि जी ये देखें, ये सब भी तो तोहफे घर लेके गए, इमरान खान को गलत उसमें, तो आप इसके ऊपर क्या कहती हैं? नैरेटिव की जंग कौन जीतेगा? जी शुक्रिया अलीना। पहली बात तो ये कि हुकूमत को बहुत पहले ये जो सारी डिटेल्स हैं ये पब्लिक कर देनी चाहिए थी। हर पाकिस्तानी शहरी को राइट टू इंफॉर्मेशन का हक है और मेरा ख्याल है जो एक्सक्यूजेस बन रही थी पहले और फैसला कोर्ट का आने के बाद ये जो डिटेल सामने आई हैं, जिन सब ने बहुत ही रिलैक्स से रूल्स हैं उनका फायदा उठाकर बहुत एक्सपेंसिव जो तोहाइफ है तो एक बहुत मॉरल क्वेश्चन मार्क उठता है उन सब के लिए। चाहे कानून मौजूद था, चाहे रूल्स मौजूद थे, लेकिन ये दिखाता है कि किस तरह आप इस तरह की कानून साजी, रूल मेकिंग करके आप किस तरह, मैं तो इसको कहूंगी ये तो लीगैलिटी की आड़ में चोरी ही है एक तरह की। लेकिन तीसरी चीज जो मेरा ख्याल है सबसे अहम है कि हमें भूलना नहीं चाहिए कि इमरान खान साहब के खिलाफ ये केस नहीं है कि उन्होंने महंगे जो तोहफे उन्हें मिले उन्होंने वो रिटेन कर लिए कम दामों में। उनके खिलाफ जो केस है वो बहुत मुख्तलिफ है। उनके खिलाफ जो केस है उसकी 3-4 चीजें मैं सामने रखना चाहती हूँ। पहली ये कि उन्होंने जो तोहफे रिटेन किए वो पैसे कहाँ से आए जो देखिए उन्होंने रिटेन किए, वो जो तोहाइफ उन्होंने रिटेन किए उन्होंने अपने पास रखे या आगे बेच दिए। जी इरशाद भट्टी साहब, आप कहिएगा, जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे, रीमा भी कह रही थी इमरान खान का केस बड़ा मुख्तलिफ सर, और यकीनन हम इसके ऊपर कई दफ़ा बात कर चुके हैं, लेकिन अब ये जो बयानिए की जंग छिड़ी है, आप क्या समझते हैं सर, इसमें किसका फ़ायदा, किसका नुकसान? मैडम शेख, सबसे पहले इमरान खान को एक साइड पे रखें। इमरान खान का मामला और है। इमरान खान ख़ुद को रवायती सियासतदान नहीं समझते, वो तब्दीली लाने, चीज़ें तब्दील करने आए थे। वो रियासत मदीना के दाई थे। उन्होंने अपने लिए ख़ुद एक अखलाकी मयार मुकर्रर किया था कि ये तोहफे नहीं लेने चाहिए, नहीं छुपाने चाहिए, नहीं बेचने की तो खैर बात ही नहीं थी। तो लिहाजा वो तोशाखाना केस में क्लियर भी हो जाएं, उनका सब कुछ कानूनी भी हो जाए, वो सुरखरू भी हो जाएं, फिर भी सवाल वहीं मेरे उनके पे खड़े रहते हैं कि आपने तोहफे लिए क्यों,
आपने तोहफे छुपाए क्यों, आपने तोहफे बेचे क्यों। बाकी ये जो अब आपके सवाल पे आ जाएं तो सवाल से पहले बताता चलूं कि ये इन जेरे ब्लेडों और बनारसी ठगों के लिए पूरा मुल्क की तोशाखाना है। आप सिर्फ एक तोशाखाना की बात ना करें, ये पूरा मुल्क इन्होंने तोशाखाना बनाया हुआ है। और दूसरी बात ये है कि ये अधूरा, मुझे लगता है अधूरा और नामुकम्मल रिकॉर्ड है। अभी मुकम्मल रिकॉर्ड इसका आएगा या कोई पब्लिश करेगा, इसमें बहुत कुछ मुझे लगता है छुपा लिया गया है। तीसरी बात ये है कि ये वो रिकॉर्ड है जिसमें इन जीरे ब्लेडों और बनारसी ठगों ने तोहफे इंदराज करवाए तोशाखाना के। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तोशाखाना को हवा लगने से पहले ही यानी बारों बार ही तोहफे लेके चले गए। उन्होंने तोशाखाना में रिकॉर्ड में इंदराज कराना भी मुनासिब नहीं समझा। मेरे पास उसकी डिटेल है, किसी दिन आपको बताऊंगा। आज ही बता। तीसरी बात यह है कि तीसरी बात नहीं मैडम शेख, ये इतनी बड़ी फाइल पड़ी हुई है, ये देखिए पूरी फाइल बना के लाए भट्टी साहब, दिखाएं। जी 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 जी। अच्छा, तीसरी बात ये मैडम शेख के मायूसी होती है, दुख होता है। कितने छोटे लोग हैं ये, कितने भूखे हैं ये लोग, कितने सतई लोग हैं, कितने कोई अखलाकियात नहीं, कोई मंतक नहीं, कोई असूल नहीं। करोड़ों पति हैं, अरब पति हैं, खरब पति हैं। और अच्छा, ज्वेलरी बॉक्सेस छोड़ें, डायमंड घड़ियां छोड़ें, ब्रांडेड तोहफे छोड़ें, फूलदान, गुलदान, थूकदान, ये तक नहीं छोड़े इन जालिमों ने। हमने उनके हवाले मुल्क कर रखा है जो फूलदान भी नहीं छोड़ते। हमने उनके हवाले 24 करोड़ की मुस्तकबिल कर रखा है जो थूकदान भी नहीं छोड़ते। शौकत अजीज साहब 1125 तोहफे ले गए, तभी मैं कह रहा हूँ रिकॉर्ड अधूरा है। और जुराबें बुनियानें भी साथ ले गए। परवेज़ मुशर्रफ साहब 515 तोहफे ले गए, उसके बाद कई साल उन्होंने इंदराज ही नहीं करवाया था तोशाखाना में। जरदारी साहब एंड कंपनी यानी 800 रुपए का कफ लिंक्स भी खरबपति मेरे मोहतरम जरदारी साहब ने नहीं छोड़ा, बिलावल भुट्टो ने नहीं छोड़ा। अच्छा, फिर नवाज शरीफ साहब 50 रुपए का तुर्कमानिस्तान का कारपेट ले गए। भाई मुझे कोई जुमा बाजार से भी 50 रुपए का कारपेट ला के दिखाए। कतरी वलीद का ब्रीफ केस 875 रुपए में ले गए। भाई उसने सस्ते बाजार से खरीदा था कतरी वलीद ने। अच्छा, डेकोरेशन पीस मुफ्त ले गए। शहबाज शरीफ साहब को देख लें, आज हमारे अखबार में खबर थी कि कोई कीमती तोहफा नहीं छोड़ा, लेकिन कोई नहीं लिया, लेकिन कोई सस्ता तोहफा भी नहीं छोड़ा। गाय का मॉडल ले गए, वाल हैंगिंग ले गए, खंजर ले गए, घोड़े का धाती मुजस्मा ले गए, चॉकलेट ले गए, अगर ये छोटे छोटे ले जाए इसमें क्या कबाहत है। भट्टी साहब मुझे जल्दी से जरा ये बता दे, वो कहती है ना मरियम नवाज साहब, अगर 11 साल सियासत के बाद भी सिर्फ पाइनएप्पल ही आपको मिला है मेरे खिलाफ तोशाखाना में, तो फिर इसके ऊपर मैं क्या कह सकती हूँ। 5 करात के हीरे की 11 पाइनएप्पल से मवाजना करिए। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इसके ऊपर मजीद बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। हम तोशाखाना की जो डिटेल्स अब डिक्लासिफाई हुई हैं, रिलीज़ हुई हैं, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कह रही है कि जी ये देख लें इस हमाम में सब नंगे हैं, और दूसरी तरफ जो मुस्लिम लीग नून को ही ले लें, मरियम नवाज साहबा इसे बाइसे फ़ख्र कहती हैं कि जी अगर 11 साल पॉलिटिकल करियर में सिर्फ एक पाइनएप्पल निकला है मेरे ख़िलाफ़ तोशाखाना से, तो ये तो मेरी जीत हुई। भट्टी साहब ब्रीफली कमेंट कीजिएगा, फिर मैं बाकी सबको शामिल करूँ। नहीं मैडम शेख, बिल्कुल एक पाइनएप्पल नहीं निकला। इस रिकॉर्ड में बेनज़ीर भुट्टो के दोनों अदवारे हुकूमत नहीं हैं, नवाज शरीफ साहब के 2 दौरे हुकूमत नहीं हैं, और एक घड़ी तो मेरे पास अभी रिकॉर्ड है कि जो वो यूई हुक्मरान ने दी थी मरियम नवाज साहबा, वो घर ले गई थी। और दूसरी बात है कि बहुत कुछ और भी निकलने वाला है। लेकिन बात बेसिकली ये है कि इन सारे लोगों को नरेंद्र मोदी से सीखना चाहिए, जिन्होंने गुजरात के वज़ीर आला और वज़ीर आज़म भारत के होकर तोहफे नीलाम करवा के पैसे बच्चियों के स्कूलों पर लगाए, और वो जो उनका दरिया की सफाई, गंगा जल। और आपके ख्याल में ये कोई बाइसे फख्र बात नहीं है? नहीं, इन सब से तोहफे वापस लेने चाहिए। ये मज़का खेज कानून बदलना चाहिए। इन सब के नाम पूरे और तस्वीरों के साथ पूरे मुल्क में बिल बोर्ड लगाएं, इनके नामों तस्वीरों के साथ यादगारी टिकट बनाएं, और एक यौम शर्म मनाएं इन सारे लोगों के लिए। इन जिन्होंने जो गुलदान, फूकदान और पता नहीं क्या क्या भी नहीं छोड़ते, बुनियाने जुराबे नहीं छोड़ते, इन सारों का बाइकआउट किया जाए। रीमा, ये बाइसे शर्म है, रीमा ये बाइसे शर्म है तमाम सियासतदानों के लिए कि वैल्यूएशन सही नहीं करवाई गई और किस औने पौने दामों सबने खरीद लिए।
अलीना, एक अनपॉपुलर ओपिनियन है मेरा, लेकिन चले मैं शेयर कर लेती हूँ कि मेरा ख्याल है एक तरह से ये डिस्ट्रैक्शन भी है, ये एक डाइग्रेशन भी है, क्योंकि अगर आपने कोई वाज जो है वो रख लिया वैल्यूएशन कम करवा के, या आपने कोई और इस तरह की एडिबल्स पेरिशेबल्स रख ली, कोई कालीन रख लिया, ये दिखाता है कि मोरालिटी का इशू है, एथिक्स का इशू है, लोग ग्रीड जो है वो हमें नजर आती है। लेकिन अगर आप कंपेयर करें, ये तो पॉलिटिशियंस है ना हमारे मुल्क में, एक तरह से एक्सेप्टेड है, एडमिटेड है, आधा वक्त हम टीवी पे पॉलिटिशियन बैशिंग ही करते हैं, लेकिन अब आप देखिए किन किन लोगों के नाम इन लिस्ट्स में नहीं है, वो कौन कौन से इदारे हैं जो ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी अलाउ ही नहीं करते। हमारे जो यूनिफॉर्म्ड अफसरान हैं, हमारे जो जजेस हैं, बाकी लोग हैं जिनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। अगर आप उनके जो बेनिफिट्स हैं, कुछ लीगल कुछ गैर कानूनी, उन सबको अगर कंबाइन करेंगे, आपको ये तोशाखाना की जो लिस्ट है वो बिल्कुल फनी लगेगी इन कंपैरिजन, कुछ भी नहीं लगेगी इन कंपैरिजन। तो मेरा ख्याल है जो बहुत बेनिफिशरीज जो हैं इस लिस्ट के, वो हैं जो दिखाना चाहते हैं कि इस मुल्क में सिर्फ सियासतदान ही चोर हैं, सियासतदान ही हैं जो ग्रीडी हैं, बाकी सब तो बिल्कुल कानून के मुताबिक जो है अपना फर्ज निभाते हैं, मुल्क को सर्व करते हैं। तो ये एक अनफॉर्चुनेट बात है, क्योंकि कभी कभी हाफ ट्रूथ या इनकम्प्लीट पिक्चर भी जो है ना वो हमें एक बिल्कुल गलत ही डायरेक्शन में ले जाती है। आप देखिए जो लोग रिटायर होते हैं हमारी आर्मी के लोग, उनको क्या कुछ नहीं मिलता, वो जो प्लॉट्स मिलते हैं उन पे किस किस तरह की हाउसिंग स्कीम्स बनती हैं, और पाकिस्तान जो है उसका दूसरा नाम ही हमें एक बड़ी सी हाउसिंग स्कीम रख देना चाहिए, क्योंकि वही हो रहा है इस मुल्क में। अब उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, क्यों इन्वॉल्व है, क्या वो लिस्ट्स भी सामने आएंगी? अगर वो सामने आएंगी फिर हम एक बेहतर तरह से एनालिसिस कर सकेंगे कि ये क्यों होता है। लेकिन ये एक्सक्यूज नहीं है, मेरा पहले तोशाखाना रूल्स तब्दील होने चाहिए। लेकिन अलीना, बहुत सी मैं देख रही हूँ कि आप इमरान खान का केस जो है वो एक मुख्तलिफ केस है, वो एक मिस डिक्लेरेशन का केस है, वो अपना जो प्रॉफिट है वो छुपाने का केस है, तो उसको इससे कंफ्यूज ना करें। शायद मेरा ख्याल है हमारे बहुत से काबिल रिपोर्टर्स हैं, वो इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज करें, इनमें से कौन कौन से तोहफे हैं जो आगे बेचे गए और इतने डूबियस सर्कमस्टांसेस में बेचे गए, किन किन लोगों के जरिए बेचे गए। बहुत सी मिस इन्फॉर्मेशन भी है जो गर्दिश कर रही है, जैसे अभी यहाँ पर भी जिक्र हुआ, भट्टी साहब ने वो वॉच का हवाला तो दिया मरियम नवाज का, लेकिन आज हमने ट्विटर पे ही देखा, एक तो तोशाखाना में वॉच से मुतल्लिक कुछ है नहीं, दूसरा इस तरह का किसी ने कोट किया हुआ था जिसको फवाद चौधरी साहब ने फिर कोट भी किया, लेकिन मरियम नवाज ने उसके ऊपर जब FIA रद्द अमल देते हुए ये भी FIA को नोटिस लेने का भी कह दिया। तो वो सारा मामला भी है, बहुत सी चीजें हैं जो कि मिस कोट भी हो रही हैं, मिस रिपोर्ट भी हो रही हैं, ऐसी कोई चीजें नहीं हैं जो कि रहनुमाओं के साथ मंसूब की जा रही हैं, लेकिन तोशाखाना में ऐसी कोई डिटेल्स नहीं है। खासकर रहनुमा सर है तो ना, लीडर्स तो है ना, लोग उनको फॉलो कर रहे हैं तो हैं, लोग मानते हैं तो हैं, जिनको एक घड़ी मिली, थूकदान ले जाने वाले, सर हम बिल्कुल क्वेश्चन कर सकते हैं, उन्होंने बेच दी, वो लीडर हो सकते हैं, लेकिन मरियम नवाज जो है वो लीडर नहीं हो सकती। इसमें भी हमारी लेकिन अलीना ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, मिस इन्फॉर्मेशन, घड़ी चोर के नारे मार रहे थे और आप चोर निकले खुद हर चीज के। गुलदान की क्या जरूरत थी? रीमा अलीना, हम इस शो पे जो है मेरा ख्याल है जो पॉलिटिकल रेट्रिक, हम सियासतदान आपस में एक दूसरे के ऊपर जो इल्जाम लगाते हैं, हमें उसमें नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। पॉइंट ये है कि इमरान खान साहब पे जो केस है, हम लीगैलिटी की बात करते हैं, वो ये है कि उन्होंने जो प्रॉफिट किया तोशाखाना से गिफ्ट रिटेन करके उसको बेच के, एक तो वो बेचा कैसे, उसका जो प्रॉफिट है वो डिक्लेयर सही तरह किया कि नहीं, और जब खरीदा वो किन पैसों से खरीदा, वो क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स क्या है, अकाउंट्स भी नहीं बताए गए, मामले को डूबियस बनाती है। ठीक है, अकाउंट्स भी नहीं बताए गए, अभी जो सामने आया है वो मोरालिटी का इशू है, वो मोरालिटी का ज्यादा इशू है। मेरा ख्याल है तोशाखाना रूल्स बिल्कुल तब्दील होने चाहिए। पूरी दुनिया में आपको बहुत बेहतर मिसालें मिलती हैं कि किस तरह इन गिफ्ट्स को ट्रीट करना चाहिए जो मुल्क के या पब्लिक। सुहेल वड़ाई साहब को शामिल करते हैं। सुहेल साहब, आपकी क्या इसके ऊपर राय है? क्या जैसे लीडरान कह रहे हैं ये तो बाइसे फख्र है हमारे लिए कि भाई हमारे नाम पे इतना बड़ा, लेकिन फिर चले एक लीडर से मुतल्लिक उनका खाली पाइनएप्पल निकला, लेकिन छोटी छोटी चीजें भी घर ले गए, क्या ये सही है? पाइनएप्पल नहीं है सिर्फ। भट्टी साहब रुक जाए ना, बात करने दे दूसरों को भी। अच्छा, सुहेल साहब कहा था ना, ये देखिए, ये देखिए सर प्लीज
یہ کیا ہے؟ اچھا یہ وہ آپ کا ریکارڈ ہے. بھٹی صاحب نے جی اپنا الگ ہی ایک توشہ خانہ کا ریکارڈ کمپائل کیا ہوا ہے سہیل صاحب, تو بھٹی صاحب کو بھی ہم تھوڑا موقع بعد میں جا کے دے دیں گے. لیکن سر آپ کہیے گا کہ یہ جو ڈیٹیلز اب سامنے آئی ہیں سر, چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اپنے گھر لے گئے, کیا یہ ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے؟ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے دیکھیں, یا پھر میرا رولز چینج؟ میرا یہ خیال ہے کہ جو تو قانونی طور پر جس کی اجازت ہے, جب قانون اس کی اجازت دیتا ہے تو کوئی قباحت نہیں ہے. میڈم شیخ جہانگیر ترین صاحب ٹی سیٹ مفت لے گئے. سر بات کرنے دیں کسی اور کو. بھٹی صاحب میں معذرت چاہتا ہوں سہیل بھائی سے. جہانگیر ترین صاحب, بھٹی صاحب پلیز مجھے مائک میوٹ کرنے پہ مجبور نہ کیجیے گا. سہیل صاحب کو اپنا تجزیہ کمپلیٹ کرنے دیں, پھر میں آپ کے پاس آؤں گی. معذرت سہیل صاحب. جی جی دوسرا ہے اخلاقی پہلو. اخلاق کا جو اعلیٰ ترین معیار ہے وہ الگ ہے, لیکن ہمیں تو قانونی معیار کے مطابق دیکھنا ہے, کیونکہ اخلاق کے معیار پہ تو کوئی بھی پورا نہیں اترتا. لیکن جو قانون کا معیار ہے اس میں آپ دیکھیں تو وہ عمران خان صاحب نے جس طرح سے کیا ہے, بیچی ہیں بازار میں چیزیں, اس طرح سے کسی نے نہیں بیچی, کسی نے اس طرح سے اتنی بلیٹنٹ وائلیشن نہیں کی. باقی لوگ اگر لے گئے ہیں تو اپنے ذاتی استعمال میں کیا یا اپنے گھر رکھ لیا, یا اس کا ایسپیریشیبل آئٹم تھا اس کو لے گئے, تو وہ تو کوئی حرج نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں. جب قانون اجازت دیتا ہے تو قانونی اجازت کے تحت وہ ٹھیک ہے. لیکن اخلاقی معیار سے یہ صاحب نے ہی غلط کیا ہے. لیکن اخلاقیات جب تک قانون میں تبدیل نہ ہو وہ قابل گرفت نہیں ہوتی. اخلاق کا پیمانہ جو ہے وہ صرف ذہنوں میں ہوتا ہے, قانون کا پیمانہ قابل گرفت ہے, اور قانون کے پیمانے کے مطابق یہ چیزیں کوئی لینا ایسی بری بات نہیں ہے. ہاں وہ چیز بری بات ہے جو آپ باہر بیچتے, جو بازار میں مذاق بن جائے, جو ساری دنیا میں جس کی خبریں لگ جائیں, وہ بری چیز ہے. علیزہ ویسے اگر پائن ایپل آپ کو ملے آپ اس کا کیا کریں؟ میرا سوال ہے, اگر ریٹین کرنا جو ہے اس پہ اتنا سوال ہے, آپ پائن ایپل آپشن کریں گے؟ لکس بھی ملے تھے, مطلب کیا, صابن بھی ملے تھے, اب صابن کو کیا کریں؟ صابن آپ کیا کریں؟ مطلب کچھ ہماری ایک ریٹرک کی بھی بات ہے نا کہ کچھ مل جائے چلو پولیٹیشنز پہ. اب کھجور تسبیح ملی, وہ لے گئے اسے. بھٹی صاحب کہتے ہیں نہیں یہ اتنے بڑے بڑے سیاستدان ہیں, ان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی کیوں پائن ایپل, اللہ نے ان کو توفیق دی, پورا پائن ایپل کا باغ خرید سکتے ہیں پورا. یہ کیونکہ رولز الاؤ کرتے ہیں, رولز الاؤ کرتے ہیں کہ آپ انہوں نے خود بنائے ہیں. ریما صاحبہ آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں, انہوں نے خود رول بنائے ہیں اس طرح کے مذکا خیز بچگانا. تو پھر بھٹی صاحب آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے؟ پائن ایپل کا کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں پائن ایپل کا, کھجوروں کا؟ میڈم شیخ میں نے آپ کو بتایا کہ رولز بدلیں, یہ بالکل ختم کریں. نمبر 2 یوم شرم منائیں ان ساروں. سر وہ سڑ جائیں گے پائن ایپل اور کھجوریں, پھر ان کا کیا کریں؟ کچھ تو کرنا ہوگا نا ان کا, کیا کریں؟ ان کو پڑے ہوئے سڑے رہنے. آپ ان سے کہیں سود سمیت واپس کریں. ہم آٹے کے لیے لائنوں میں لگے یہ پائن ایپل گھر لے کے چلے گئے. خدا کا خوف سر پائن ایپل, جس کو جتنا ہاتھے چڑھا ہے وہ لے گیا, شاید جس کو چڑھا ہے لے گیا, پائن ایپل لے گیا, گھڑی لے گیا. نہیں تو پیریشیبل آئٹم جو خراب ہونے والی آئٹمز ہیں ان کے کیا کریں؟ دیکھیں ہم ویلیویشن جو صحیح بات ہے اس کے اوپر تو ہم سوال اٹھاتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک گاڑی لیٹس سے, سر ایک منٹ نا, ہم کہتے ہیں کہ چلو ایک گھڑی تھی, لیٹس سے سپوز ایگزامپل, اگر ایک گھڑی تھی اس کی مالیت کروڑ روپے تھی, اس کو آپ نے 2 لاکھ روپے کے عوض ویلیو کروایا, اس میں سے آپ نے 1 لاکھ روپیہ دیا. چلے ویلیویشن کے اوپر ہم سوال اٹھاتے ہیں. گھڑی تھی وہ لمبی چل سکتی تھی, اس کو رکھ لیتے ہیں. لیکن ایسی چیزیں جو گل سڑ جانی تھی ان کا پھر کیا کرتے؟ یہ سوال تو ہے نا اپنی جگہ. صافی صاحب سر یہ پائن ایپل اور کھجوروں کا حل آپ نکالیں سر. ادھر وہ کہہ رہی ہیں جی یہ تو باعث فخر ہے کہ 11 سال میں صرف پائن ایپل نکلا ہے. بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں یہ بھی نہیں نکلنا چاہیے تھا. آپ کون ہوتے ہیں پائن ایپل شہد گھر لے جانے والے؟ بھٹی صاحب کو یہ بھی رک جائے نا. بھٹی صاحب آپ کے فواد چودھری صاحب بھی کھجوریں گھر لے کے گئے نکلی ہے, اس پہ بات نہیں کرتے. صافی صاحب سر آپ کہیے گا. دیکھیں ایک تو اخلاقی پہلو ہے, اور اخلاقی لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ جو قیمتی چیزیں انہوں نے لی ہے, گاڑیاں گڑیاں اور یہ چیزیں, تو یہ سب کے لیے قابل شرم ہے. اور میں اکثر یہ ارشاد بھٹی کو نصیحت بھی کرتا ہوں اور خود بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ دیکھیں اللہ ہمیں غربت سے بھی بچا کے رکھے, کیونکہ اللہ کے نبی نے بھی غربت سے پناہ مانگی ہے اللہ کی. لیکن ایک خاص حد سے زیادہ دولت جو ہے
وہ بھی انسان کو بہت زیادہ حریص بنا دیتی ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ایک خاص حد سے زیادہ دولت کی دعا نہیں کرنی چاہیے. اب خصوصاً اس میں مجھے جو سب سے زیادہ دکھ ہوا ہے اخلاقی حوالوں سے، ایک شاہد خاقان عباسی صاحب کا دیکھ کر اور دوسرا عارف علوی صاحب کا دیکھ کر، کیونکہ شاہد خاقان صاحب کو ہم مورلی بہت ہائی اس کو ریٹ کرتے تھے، اور جب وزیر اعظم تھے تو وزیر اعظم ہاؤس میں بھی نہیں رہتے تھے، بڑی سادہ زندگی گزارتے ہیں. تو اخلاقی لحاظ سے تو ان سب نے برا کیا ہے. اور یہ جو ملک اس وقت جس فائنانشیل کرائسس سے گزر رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان، نواز شریف، زرداری، جو لوگ زندہ ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ سب پیسے تو اپنی جگہ پہ، بلکہ اعلیٰ اخلاقی معیار قائم کر کے اپنی دولت کا آدھا حصہ لا کے سرکار کے خزانے میں جمع کر لیں، اور پھر جن کے 1 بلین سے زیادہ ہے اثاثجات ان سے بھی کروا دے. یہ تو خیر اخلاقیات کی بات ہوئی. جہاں تک قانون کا معاملہ ہے تو قانونی لحاظ سے یہ بات ٹھیک ہے کہ عمران خان کا معاملہ اور یہ باقیوں کا بالکل درست ہے. ہاں ایک اور چیز بھی جس کی طرف ریما نے اشارہ کیا کہ ان ادوار کا اگر آپ دیکھیں تو اس وقت کے آرمی چیفز کا ایک دو جگہ پہ نیول چیف یا ایئر چیف کا تو ہے، لیکن آرمی چیفز کا اس دور کا اس کا ریکارڈ نہیں ہے. تو ایک تو یہ چیز پھر اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے، ججز کا، جنرلز کا، جرنلسٹ کا، جو بھی اس میں آتا ہو. ٹھیک ہے. پھر مختلف کس لیے ہے؟ کیونکہ عمران خان کے دور سے پہلے قانون 20% دینے کا تھا، اور عمران خان صاحب کے دور میں جو قانون بنا اس میں 50% دینے کا تھا. دوسری بات یہ کہ قانون میں ہے ریٹینمنٹ شپ، آپ اس کو ریٹین کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کو آگے بیچ نہیں سکتے. اب یہ باقیوں کا ہمارے پاس ایسے شواہد نہیں ملے ہیں کہ انہوں نے تحفہ لے کے، کیونکہ تحفے میں یہ شرم کی بات بھی سمجھی جاتی ہے کہ مجھے کسی نے گفٹ کیا اور میں آگے جا کے اس کو بیچ دوں. تو ایک اس میں قانون کی وائلیشن جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے آگے بیچا ہے. دوسرا عمران خان صاحب کے دور میں جو قانون بنی ہے اس میں وہ ایک کمیٹی نے اس کی اسسمنٹ کرنی ہے، اس میں کسی کا بھی اس سے اسسمنٹ نہیں ہوئی ہے. تیسری وائلیشن یہ ہوئی ہے کہ پیسے کسی اور کے اکاؤنٹ سے ان کے اکاؤنٹ میں جمع ہوئے ہیں سرکار کے خزانے میں، اور جو اس سے پیسے آئے ہیں وہ خان صاحب کے پاس جمع ہوئے ہیں. اور ایک اور وائلیشن قانون کی یہ ہوئی ہے کہ مثلا یہ جو سعودی کراؤن پرنس کا تحفہ جو دبئی گیا ہے یا جو باقی تحائف گئے ہیں وہ پرائیویٹ جہاز میں گئے ہیں، ان کے کسٹم لاز کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اور پھر وہ پیسے بینکنگ چینل سے نہیں آئے ہیں. اور آخری بات کہ دیکھیں اس موقع پر یہ سب کو ایک اور جرم جو سب سے سنگین انہوں نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ رانا ابرار خالد، یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف جو بڑے اینکر کسی ایشو کو اٹھائیں یا وہ کرے تو ہم پھر ان کو 30 بار جی سر ریپ اپ کیجئے گا جلدی. رانا ابرار خالد نے جب اس معاملے میں ایک عام رپورٹر نے ان سے تفصیلات مانگی تو وہ آن ریکارڈ ہے کہ تفصیلات دینے کی بجائے عمران خان کی حکومت نے ان کو سر عدالت میں ویسے اس حکومت کا بھی انیشلی یہی موقف تھا، انہوں نے کہا تھا کہ نہیں جی تعلقات متاثر ہوں گے اور یہ وہ، اس کے بعد عدالت نے ان کو فورس کیا تو پھر یہ اب تفصیلات ان لوگوں نے جاری کی ہیں وہ بھی آدھی پچا دی. ریما آپ ابھی بتا رہی تھیں کہ باقی ممالک میں بھی جو قوانین ہیں توشہ خانہ سے متعلق اس میں پیرشیبل آئٹم سے متعلق ریلیکسیشن ہے، ذرا یہ ہمیں بتائیے گا تھوڑا سا وہاں پر کیا ہوتا ہے اور ہمیں اپنے قوانین میں کیا مزید بہتری کرنے کی ضرورت ہے، خاص کر ویلیویشن کے اوپر بتائیے گا. یہ جو بات ہو رہی ہے کہ بھائی علینا میرا خیال ہے دو تین چیزیں ہیں. اب دیکھیں جب سیاستدانوں پہ اٹیک کرنے پہ آتا ہے تو ہم اس پہ بھی اٹیک شروع کر دیتے ہیں کہ آپ پائن ایپل کیوں رکھ لیا، آپ نے صابن کیوں رکھ لیا. تھوڑی سی سنجیدہ گفتگو کی ضرورت ہے. ہمارے جو توشہ خانہ کے رولز ہیں ان میں ہمیں تبدیل کرنے کی انہیں ضرورت ہے. ویلیویشن کس طرح ہوتی ہے یہ ایک بہت اہم چیز ہے. اس کے لیے آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ ویلیویشن کی کوئی اتھارٹی بنانی پڑے گی، ان کو یہ رسپانسبلٹی دینی پڑے گی، کیونکہ مسئلہ میری نظر میں یہی ہے کہ نظر آ رہا ہے بہت قیمتی تحفے ہیں ان کی ویلیویشن بہت کم کی گئی ہے. لیکن جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کی ویلیو ہی جیسے پائن ایپلز ہیں، سوپس ہیں، یہ تو آپ ریٹین کر سکتے ہیں. اور بہت سے ممالک میں الاؤ کیا جاتا ہے کہ آپ ایک سیٹ کر دیتے ہیں ایک لمٹ،
उससे नीचे की जो चीजें हैं वो आप रख सकते हैं, वो आप रिटेन कर सकते हैं। इसको बुरा नहीं समझा जाता कि ये आपने आके चैरिटी में क्यों नहीं दी, क्योंकि फ्रैंकली ये फिर बहुत ही एक संजीदा चीज को एक मजाक ही बना देते हैं। ये कह रहे हैं ना तीसरी चीज के आप जो माशाल्लाह आइटम्स हैं, जो रहनुमा होते हैं माशाल्लाह वो इतना उनको नवाजा गया होता है, और इतने उनके पास वैसे ही एसेट्स होते हैं कि इतनी छोटी छोटी चीजों की उनको क्या जरूरत, वो किसी और को दे दें। अलीना, आप किसको जाके पाइनएप्पल देंगे? शायद जिन्होंने पाइनएप्पल्स रिटेन किए हैं वो अपने घर में स्टाफ को ही दिए हैं, हमें क्या मालूम। मतलब आप इतनी संजीदा चीज को इतनी छोटी चीज पे अगर ले आए, और अलीना आपको एक लिमिट सेट करनी है। जो प्रेशियस आइटम्स हैं, बहुत जो रेयर आइटम्स हैं, एंटीक्स हैं, उसमें ये ऑप्शन ही नहीं होनी चाहिए कि आप वो रिटेन करें। सो आपको अगर आप देखें कुछ आइटम से मुताल्लिक ऐसा है, यहाँ पर भी अब जो चेंज करने की तजवीज़ है उसमें ऐसा है एंटीक्स का। भट्टी साहब, क्लोजिंग आर्गुमेंट बहुत मुख्तसर रखिएगा, फिर मुझे क्लोज करने प्रोग्राम। मैडम शेख, ये बात तो पाइनएप्पल की नहीं है, शहद की नहीं है, बात चॉकलेट्स की नहीं है, डेकोरेशन पीस की नहीं है, ये इनकी नीयतों की है, पहली बात। दूसरी बात ये पांच जो घर अपने और दफ्तर वो बना लेते हैं, बात नीयतों की है भट्टी साहब के मुताबिक। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।